क्रिया अकर्मक, सकर्मक एवं पूर्वकालिक क्रिया चैप्टर चल रहा है। और आगे टॉपिक था अनेकार्थक क्रिया। हिंदी में कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिनका के प्रयोग भी अनेक भिन्न भिन्न अर्थों में होता है, जैसे खाना, मार खाना, हवा खाना, पैसा खाना, कमाई खाना, घूस खाना। और फिर है लगना, यानी ठंड लगना, मन लगना, हवा लगना, पानी लगना, मिर्च लगना। फिर है मिलना, चहना, मिलना, पैसा मिलना, काम मिलना, मजा मिलना, घड़ी मिलना। और छोड़ना, यानी काम छोड़ना, दाम छोड़ना, पत्र छोड़ना, स्थान छोड़ना। करना, नाम करना, छेद करना, हत्या करना। होना, बड़ा होना, बदनाम होना, शाम होना, देना, धन देना, मार देना, कष्ट देना। मारना, डींग मारना, हाथ पांव मारना, नींद मारना, धन मारना। ऐसी क्रियाएं संज्ञा विशेषण या फिर क्रियाएं विशेषण शब्दों के साथ में प्रयुक्त होती हैं। इन्हें मिश्र धातु क्रिया भी कहते हैं। और फिर है सहायक क्रिया में मुख्य क्रिया के रूप को भी पूरा करने हेतु प्रयुक्त क्रियाओं को भी सहायक क्रिया कहते हैं। और सहायक क्रिया लिंग व वचन से प्रभावित होती हैं, जैसे कि वे बाजार जा रहा है, जाना मुख्य क्रिया रहा है और सहायक क्रिया है। और यहाँ पर स्त्रीलिंग कर्ता रखने पर भी क्रिया के रूप में भी परिवर्तन होता है, जैसे सीता बाजार जा रही है, राम गा रहा है। फिर है समापिका व समापिका क्रियाएं वाक्य के अंत में कर्ता के लिंग वचन पुरुष आदि के रूपांतरों से मिलकर के वाक्यों को समाप्त करने वाली क्रियाओं को भी समापिका क्रिया कहते हैं, जैसे शेर जंगल में रहता है, पक्षी चहचहाते हैं, राजू पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं। इन वाक्यों में रहता है, चहचहाते हैं, पढ़ता है, खेलते हैं समापिक क्रियाएं हैं, क्योंकि क्रियाएं समापिका क्रियाओं के निश्चित स्थान पर प्रयुक्त न होकर के अन्यत्र प्रयुक्त होती हैं। उन्हें समापिका क्रिया कहते हैं, जैसे वह दौड़कर सामान ले आया। इस वाक्य में दौड़कर असमापिका क्रिया है। फिर इसी प्रकार से असमापिका क्रिया की कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। मैं अभी नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं। चलते हुए नीचे देखने की जरूरत है। संयुक्त क्रियाएं हैं। किसी भी क्रिया भी संज्ञादि के योग से भी बनी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। और मुख्य क्रिया वैसा क्रिया है, हाँ, जबकि एक साथ प्रयुक्त होती है तब वे संयुक्त क्रिया के रूप में भी होती है। संयुक्त क्रियाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे पानी बरसने लगा, वह कहाँ चुका, मौन चलता गया। फिर नेक्स्ट नाम धातु क्रिया। क्रिया को छोड़कर के अन्य शब्दों यथा संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो धातु बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे राधा बहुत लजाती है। इसी प्रकार से जैसे लता से लतियाना, स्वीकार से स्वीकारना, आप से अपाना, अपनाना, अनुराग से अनुरागना, लाज से लजियाना, दुख से दुखाना, ठंड से ठंडाना और बदल से बदलाना। और हाथ से हथियाना, धिक्कार से धिक्काराना, बात से बतियाना और खर्च से खर्चाना, झूठ से झुटलाना और दाग से दागना। नेहरू जी जेल से पत्र लिखा करते थे कि क्या आप क्या लेना चाहेंगे, राहगीर बैठे बैठे थक गया है। संयुक्त क्रिया में सहायक क्रिया मूल क्रिया है और सहकारी रूप में भी प्रयुक्त होकर के अर्थ में विशिष्टता या फिर नवीनता लाती है, इसलिए इसे रंजक क्रिया भी कहते हैं। संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग भी निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है। पहले आरंभक बोधक अर्थ, जैसे कि मेला लगने लगा। अवकाश बोध अर्थ, जैसे कल दे देना। समाप्ति बोधक अर्थ, जैसे सड़क बन चुकी है। शक्ति बोधक अर्थ में, जैसे यह कार्य वह कर सकता है। आकस्मिकता बोध अर्थ, जैसे कि सर्दी में लोग कपा रहे उठे। और तत्काल बोधक अर्थ में, जैसे कि उसने सारा अखबार पढ़ डाला। और नित्यता बोधक अर्थ, जैसे सफलता उसको मिलती है जो कि कठिन परिश्रम किया करते हैं। इच्छा बोधक अर्थ, जैसे कि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। निरंतरता बोधक अर्थ, जैसे कि काम करते रहो, मोहन जागता रहा। फिर व्यवस्था बोधक अर्थ में, जैसे पेट भरने के लिए कमाना पड़ता है। फिर अभ्यास बोधक अर्थ में, जैसे कि वह नित्य स्कूल जाया करता था। रीता बैडमिंटन खेला करती है। नोट इस कुछ ऐसी संयुक्त क्रियाएं भी हैं जो कि एक ही अर्थ को बोध कराती हैं तथा जिनके प्रयोग से अर्थ में कुछ वैशिष्ट या फिर नवीनता नहीं आती है, जैसे कहना, सुनना, चलना, फिरना, नाचना, गाना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना आदि। और फिर निम्न में अब आते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। निम्न में से किसके विकारी शब्द है, जो उत्तर है इसका क्रिया। नेक्स्ट निरंतर में निम्न में से किस वाक्य में टहलना शब्द क्रिया नहीं है। इसमें वह टहल रहा है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। मैं रोज 1 घंटे टहलता हूँ और वह 3 घंटे में इधर ही टहल रहा है, इधर ही टहल रहा है। तो इसमें उत्तर से ये टहलना एक अच्छा व्यायाम है। नेक्स्ट निम्न से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उत्तर है इसका तैरना। नेक्स्ट वह आसमान में उड़ता है, रेखांकित शब्द है। उत्तर है अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट उसने रामू की पिटाई कर दी है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। उत्तर इसका संयुक्त। नेक्स्ट वह प्रार्थना पत्र लिख कर के चला गया। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। उत्तर है इसका लिखकर। नेक्स्ट मुझे उससे अपने मकान का नक्शा बनवाना है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का कौन सा रूप है। उत्तर है इसका इनमें से कोई नहीं है, यानी कि स्थित्यर्थक, गत्यर्थक और अपूर्ण अकर्मक, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है मुझसे, नेक्स्ट है ये प्रश्न,
सॉरी, इसमें मुझे उससे अपने मकान का नक्शा बनवाना है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का कौन सा रूप है? उत्तर है अपूर्ण अकर्मक है। ऐसे अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है जो, जैसे दौड़ता है, नहाता है, तैरता है, चलाता है, तो चलाता नहीं है। ऐसे निम्न में से किसी भी वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है। उत्तर है जैसे वह नहाकर आया, मछली तैरती है, वह खाना खाता है, वे डूब गए, तो इसमें वह खाना खाता में सकर्मक क्रिया है। ऐसे निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है? जैसे जल्दी काम खत्म करो, राजू नहा रहा है, सीता गा रही है, पतंग उड़ रही है, तो इसमें जल्दी काम खत्म करो इसमें है। ऐसे निम्न में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? जैसे वह मार खाकर के चुपचाप चला गया, वह संसद के खाद्य सुरक्षा कानून पर चर्चा की है और सह प्रधानमंत्री ने चौधरी अजीत सिंह को मंत्री बनाया और वह सवेरा हो गया, तो इसमें प्रधानमंत्री ने चौधरी अजीत सिंह को मंत्री बनाया। नेक्स्ट, निम्न में से द्विविधि क्रिया नहीं है जो, उत्तर है बजाता है ये। नेक्स्ट, बजाता द्विविधि क्रिया नहीं है। नेक्स्ट है क्रिया वाक्य रचना में किस कथन में शामिल रहती है? उत्तर है इसका विधेय कथन में। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? जैसे सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है और वह सिपाही लड़ता है, तो इसमें सिपाही चोर को पकड़ता है। ऐसे द्विकर्मक क्रिया में खाली स्थान रिक्त स्थान भरिए। RPSC PSI 25/5/2011 में प्रश्न आया, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा प्रथम गौण कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। RPSC PSI 25/5/2011 में इसमें है राजू सदा रोता रहता है, वह हरीश बस पर चढ़ गया और सह कैलाश छत से गिर पड़ा और वह सतीश ने केले खरीदे, तो इसमें सतीश ने केले खरीदे, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और नेक्स्ट प्रश्न, रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कल है। ये भी 2011 में आया था, 25/5/2011 को प्रश्न। उत्तर है कल जो है क्रिया विशेषण है। जैसे इधर ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और गूंगा बोलता है, इसमें सुनता है और बोलता है, ये रेखांकित पद उत्तर है इसका अकर्मक क्रिया है। और नेक्स्ट है अब प्रश्न, नाम धातु नहीं बनती है। RPSC सेकेंड ग्रेड हिंदी में आया था ये टीचर्स में। तो इसमें जो है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, ये और ये क्रिया से, तो ये क्रिया से है। ऐसे निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। ये भी RPSC सेकेंड ग्रेड हिंदी टीचर एग्जामिनेशन 5/5/2011 में आया था। जैसे नहलाया, नहाया, नहलवाया और नहलाए, तो इसमें जो है से उत्तर है नहलवाया। और नेक्स्ट है प्रश्न, और एक और है इसमें, इसी में खाना, उठना, पीना और लिखना, तो इसमें उठना शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट, सहायक क्रिया प्रभावित होती है। ये भी RPSC सेकेंड ग्रेड हिंदी टीचर्स एग्जामिनेशन में, तो इसमें सहायक क्रिया प्रभावित होती है, उत्तर है इसका लिंग वचन से। नेक्स्ट, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, PSI 2002 में था ये प्रश्न, उत्तर है अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है जो, दुखाना, मत बताना, आजमाना और मरना, इसमें मरना है। उत्तर है द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? उत्तर है इसका पदार्थवाचक। और नेक्स्ट, निम्न में से एक असकर्मक क्रिया नहीं है जो, उत्तर है संभलना। नेक्स्ट, उसने अपनी जेब टटोली, पैसे निकाले और टिकट लेकर के बस में बैठ गया। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, उत्तर है इसका लेना। नेक्स्ट, पूर्वकालिक क्रिया है इसमें एक क्रिया के पश्चातवर्ती क्रिया वाक्य के प्रारंभ में आने वाली क्रिया, और स है वाक्य के अंत में आने वाली भूतकालीन क्रिया, और द है किसी क्रिया के पहले आने वाली क्रिया। तो इसमें उत्तर पूर्वकालिक क्रिया यही है कि किसी क्रिया के पहले आने वाली क्रिया। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, इस वाक्य में सोकर जो है रेखांकित, इसका उत्तर है पूर्वकालिक क्रिया है सोकर। और नेक्स्ट है शाम के जाते ही वह चिल्लाने लगा। इस वाक्य में जाते ही क्रिया है, उत्तर है इसका उक्त ए और ब दोनों ही हैं, एक पूर्वकालिक है और तात्कालिक क्रिया। नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? उत्तर है इसके 2। नेक्स्ट, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? उत्तर है इसका इनमें से कोई नहीं है, धातु भी, कारक और क्रिया विशेषण, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? इसमें फड़फड़ाना, मियाना, झुटलाना और हिनहिनाना, तो इसमें उत्तर सही है कि झुटलाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? जैसे राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है, तो इसमें हाथी सोती है ये अनुसार ठीक नहीं है। जैसे काम का होना बताने वाली शब्द को क्या कहते हैं? उत्तर है क्रिया कहते हैं। जैसे किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है?
इसमें 4 दे रखे हैं, उसने फल खा लिए हैं, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले थे। तो इसमें मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ ये वर्तमान काल में है। और नेक्स्ट है वह जाता है। वाक्य में क्रिया का प्रकार है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। उसमें अकर्मक है। जैसे सुरेश होता है, वाक्य में क्रिया है, उत्तर है इसका अकर्मक क्रिया। दैट्स ऑल। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर कारक चिन्ह परसर्ग। कारक शब्द कारक चिन्ह ने, को, के, लिए, का, में, पर आदि को परसर्ग कहते हैं। परसर्ग अंग्रेजी शब्द पोस्टिजन्स का हिंदी समतुल्य शब्द है। अंग्रेजी में शब्द प्रीपोजिशंस के आधार पर भी उपयुक्त कारक चिन्हों को पोस्टिंग कहा जाता है। और क्योंकि ये मोहन ने, राम को, कल के इत्यादि प्रकार से शब्द के बाद में आते हैं। सामान्यतः एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही सर्ग का उपयोग होता है। वचन का प्रभाव परसर्ग पर नहीं पड़ता, किंतु संबंध कारक परसर्ग इसका अपवाद है। संज्ञा या फिर सर्वनाम के जिस रूप का सीधा संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के नाम जो भी प्रत्यय लगते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। और विभक्ति के चिन्ह ही परसर्ग हैं। कारक व उनके परसर्ग विभिन्न चिन्ह निम्न है। जैसे कारक और विभक्ति चिन्ह और परसर्ग, जैसे कर्ता, ने, या कई बार कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है इसमें। कर्म यानी को, या कोई भी चिन्ह नहीं। और फिर करण यानी कारण से। और संप्रदान को, के, लिए, वास्ते। आपादान से अलग होने के भाव में। संबंध यानी का, के, की, मेरा, मेरी और मेरे। और अधिकरण यानी मैं पर। और संबोधन हे, ओ, हरे। कर्ता कारक के परस्पर कर्ता का अभिप्राय है करने वाला। और अतः वे शब्द जो क्रिया के करने वाले या फिर होने वाले का बोध कराते हैं उन्हें कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक के साथ में ने परसर का प्रयोग होता है। जैसे शिशिर ने पाठ पढ़ा, सुनील ने राजू को पढ़ाया, अनिल ने दरवाजा बंद किया, श्याम ने खाना खाया, राम ने साइकिल खरीदी, श्याम ने पत्र लिखा। कभी कभी विभिन्न विभक्ति चिन्ह ने नहीं भी लगता, जैसे रमा गीत गाती है। अंतिम वाक्य ने स्पष्ट है, ऐसे स्पष्ट रहता है कि कहीं कहीं पर वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। और अविभक्ति जहाँ पे विभक्ति नहीं लगाई जाती ऐसे कर्ता कारक में परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। सकर्मक क्रिया के सामान्यतः आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध भूतकाल के पूर्व कृत वाच्य में ने परसर्ग का प्रयोग होता है। और अकर्मक क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। कर्म कारक के परसर्ग हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल पड़ता है, अर्थात जिस शब्द रूप का क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का परस्पर विभक्ति चिन्ह को है। और जैसे कि बालक कुत्ते को मारता है, यहाँ पर मारना क्रिया का प्रभाव कुत्ते पर पड़ रहा है, अतः कुत्ता कर्म है एवं उस कर्म कारक परसर को है, परंतु कहीं इस परसर का प्रयोग किया जाता है और कहीं पर नहीं। जैसे कवि कविता लिखता है और गीता फल खाती है, अध्यापक व्याकरण पढ़ाता है, अब शाम को बुला लो, विजेता बालकों को ही पुरस्कार मिलेगा, गुरु बालक को पुस्तक देता है, कुसुम ने सीमा को नृत्य सिखाया, अध्यापक ने छात्रों को परसर का पाठ पढ़ाया, भारत ने क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को हरा दिया। इसी प्रकार से करण कारक के परसर्ग हैं। परसर्ग की संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता हो, अर्थात जिस साधन से क्रिया की गई हो उसे करण कारक कहते हैं। और उसके विभक्ति चिन्ह के रूप में से एवं के द्वारा परसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने बाण से बाली को मारा, मैं सदा ट्रेन द्वारा यात्रा करता हूँ, मैं रोजाना से कार से रोज कार्यालय जाता हूँ। और नेक्स्ट है प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया है। और नेक्स्ट बाजार में पैसे से ही सामान खरीदा जा सकता है। और संप्रदान कारक के परसर्ग जैसे जिन शब्दों में कर्ता के लिए की जाने वाली क्रिया को बोध हो या फिर कर्ता को कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात जिसे कुछ दिया जाए, जिसके के लिए कुछ किया जाए उसका बोध कराने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। इस अर्थ को प्रकट करने में को या के लिए परसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक के लिए दूध चाहिए, गौरव को पुस्तक दो। उक्त वाक्यों के लिए को संप्रदान कारक के परसर्ग हैं। राष्ट्रपति महोदय इलाज के लिए भी अमेरिका जा रहे हैं। भारत ने भूकंप पीड़ित जापान को आर्थिक सहायता प्रदान की। आपादान कारक के परसर्ग हैं जिसे शब्द से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के पता क्या अलग होने अथवा उत्पन्न होने का भाव व्यक्त हो उसे आपादान कारक कहते हैं। आपादान कारक के भाव को व्यक्त करने के लिए से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्वाला गांव से शहर आया, छात्र छत से गिर पड़ा, गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, मच्छर का जन्म लार्वा से होता है। आपादान ग्वाला कारक में से परसर का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में भी होता है। जैसे जहाँ से कोई कार्य आरंभ किया जाए वैसे
है वाची शब्द से, जैसे कि कल से कक्षा होगी, जिससे कि तुलना की जाए, जैसे राम कृष्ण से बड़ा है, जिससे विद्या प्राप्त की जाए, जैसे छात्र गुरु से पढ़ते हैं, जिससे लज्जा अनुभव हो, जैसे बालक आगंतुक से लजाता है, और जिससे डर लगता है, जैसे सभी बदनामी से डरते हैं। गत्यार्थक क्रियाओं के भी आपादान कारक के परसर्ग से का प्रयोग होता है, जैसे राष्ट्रपति आज ही जापान से आए हैं और वह सांप से डर गया। और इसमें आगे है पॉइंट, संबंध कारक के परसर्ग। संज्ञा या सर्वनाम से जहाँ की किसी संज्ञा या संबंध प्रकट हो, वहाँ पर संबंध कारक होता है। अतः शब्द का वह रूप जो कि एक संज्ञा शब्द दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध बताए, उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के परसर्ग का के, की ऐसे सर्वनाम के साथ में इसके परसर्ग मेरा, मेरी, मेरी, रा, रे, री, ना, नी के आदि के हैं, जैसे सोहन लक्ष्मण का भाई है, सही यही मेरा घर है, इन कपड़ों का रंग अत्यंत ही चटकीला है, अपना बच्चा सबको प्रिय लगता है, सानू की पेंसिल मेरे पास है, गीतिका के कागजात कहीं गिर गए हैं, ये मेरी बहन का घर है। वे संबंध कारक का परसर्ग संज्ञा शब्द के लिंग और वचन के अनुसार ही बदल जाता है, जैसे रानू के पापा आज जयपुर गए हैं, रानू की बहन आज आएगी, रानू का भाई आज मुंबई जाएगा, मैंने मेरी कार आज ठीक होने भेजी है। अधिकरण कारक का परसर्ग है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या काल का बोध होता है, वह अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक को व्यक्त करने के लिए मैं पर सर्गों का प्रयोग किया जाता है, जैसे थैले में फल है, बच्चों छत पर खेलो, मेज पर फूलदान है, मेरा भाई कार्यालय में है, पुस्तक पर उसका पता लिखा है। संबोधन कारक के परसर्ग हैं जिन शब्दों में से किसी के पुकारने, बुलाने या फिर सचेत करने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का कोई परसर्ग विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, परंतु उसे प्रकट करने के लिए संज्ञा से पूर्व प्राय विस्मयादि बोधक अवयव जोड़ देते हैं, जैसे अरे भाई इधर आना, हे भगवान हमारी रक्षा करो, अजी सुनते हो, बच्चों यहाँ शोर मत करो। इस कारक में हे, ओ, अरे आदि शब्दों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व किया जाता है, अतः इन्हें परसर्गों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। आवे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। प्रश्न है, परसर्ग का अंग्रेजी में समानार्थक कहा जाता है, उत्तर इसका पोस्टेशन। और नेक्स्ट प्रश्न, वचन या लिंग के अनुसार ही परसर्ग का परिवर्तित रूप प्रयुक्त होता है, उत्तर इसका संबंध कारक में। नेक्स्ट अभिव्यक्ति कर्ता कारक में प्रयोग नहीं होता है, उत्तर है इसका परसर्ग का। नेक्स्ट है को परसर्ग बताता है, उत्तर है कर्म को। और नेक्स्ट प्रश्न है, कर्म कारक बोध कराता है, उत्तर है इसका साधन का। नेक्स्ट है संप्रदान कारक में परसर्ग प्रयुक्त होता है, उत्तर है इसका के लिए। नेक्स्ट है आपादान कारक का परसर्ग से अर्थ व्यक्त करता है, उत्तर है अलग होने का। नेक्स्ट है और यह अपना घर है, वाक्य में परसर्ग है, उत्तर है इसका ना का। नेक्स्ट है वह प्रातः 7 बजे विद्यालय जाता है में कारक है, उत्तर है इसका कर्म का। ऐसे चोर चलती गाड़ी में कूद गया, वाक्य में परसर्ग है, उत्तर है इसका आपादान कारक का। नेक्स्ट श्याम भूत से डर गया, वाक्य में परसर्ग है, उत्तर है इसका आपादान कारक परसर्ग। नेक्स्ट निम्न में से किस वाक्य में अधिकरण कारक का परसर्ग प्रयुक्त हुआ है, जैसे परीक्षा अप्रैल माह में होगी, वह मेरे लिए पुस्तक लाया है, लड़का पेड़ से गिर गया और मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। तो इसमें जो है परसर्ग का प्रयुक्त हुआ है वह परीक्षा अप्रैल माह में होगी इसमें। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में से अधिकरण कारक के परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, जैसे घर के अंदर क्यों छिपे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर मैं शेर में नहीं डरता, और फिर सुचिता के खिलौने बहुत ही सुंदर हैं और यह अंगूठी सोने की है। तो इसमें पहला सही है, घर के अंदर क्यों छिपे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न है, देखा कि 2 लड़कियां हैं, वाक्य में किस कारक का परसर्ग प्रयुक्त हुआ है, उत्तर है इसका संबंध कारक का। नेक्स्ट है अपने 4 कारखाने हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक परसर्ग आया है, उत्तर है इसका संबंध कारक। नेक्स्ट है रमेश 2 वर्ष में लौटेगा, वाक्य में प्रयुक्त परसर्ग किस कार का है, उत्तर है इसका अधिकरण कारक का। नेक्स्ट है सार्थक में ने बहन को कविता सुनाई, इस वाक्य में किस कारक को विभक्ति चिन्ह परसर्ग प्रयुक्त हुआ है, उत्तर है इसका कर्म कारक। नेक्स्ट निम्न से किस वाक्य में कर्ता कारक परसर्ग प्रयुक्त हुआ है, उत्तर इसका सचिन से खेला नहीं गया। नेक्स्ट निम्न से किस वाक्य में कारण कारक के परसर्ग का भी सही प्रयोग हुआ है, उत्तर इसका उसकी मृत्यु हृदय रोग से हुई है। नेक्स्ट निम्न से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसमें 4 हैं, संदूक में पैसे रखे हैं, अधिकरण कारक, गरीब को घृणा से मत देखो, अपादान कारक, और वह 25 वर्ष की युवती है, संबंध कारक, और चौथा सुरभि के 2 लड़के हैं, संप्रदान कारक। तो इसमें ये सही सम्मिलित ये नहीं है, चौथा सुरभि के 2 लड़के हैं, संप्रदान कारक। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, अवयव अविकारी शब्द।
इसमें शब्द जैसे विकारी में तो आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी में आते हैं क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी या फिर अवयव शब्द है, परिभाषा न वेयेति इति अवयव के अनुसार अविकारी या फिर अवयव उन शब्दों को कहते हैं जो कि जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, क्रिया, विभक्ति में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इन शब्दों का काल, वचन, लिंग, रूप, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शब्द जहाँ भी प्रयुक्त होते हैं वहाँ एक ही रूप में रहते हैं और ये शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण कहलाते हैं, जैसे अंदर, बाहर, अनुसार, अधीन, इसलिए, यद्यपि, तथापि, परंतु आदि। और इनके अतिथि इनके अनेक उदाहरण दिए गए हैं। शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जैसे अंदर का अंदरी, अंदरे, अंदरा, रूपी रूप नहीं बन सकता है। अतः अवयव या फिर अविकारी शब्द है और अविकारी शब्दों को सुविधा या स्वरूप और व्यवस्था की दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है। पहले तो क्रिया विशेषण में जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे वह प्रतिदिन पढ़ता है, विशेषण कहते हैं। दूसरा, कुछ खा लो, जैसे वह पेड़ के नीचे बैठा है। तीसरा, मौन सुंदर लिखता है, और जैसे हमारे आसपास रहना। और घोड़ा तेज दौड़ता है। और नेक्स्ट जो है विशेषण कहते हैं, जैसे वह पेड़ से नीचे बैठा है। दूसरा, तुम आगे चलो। तीसरा, हमारे आस पास रहना। और नेक्स्ट है, इन उदाहरणों में प्रतिदिन कुछ कुछ तेज शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के चार मुख्य भेद हैं, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। कालवाचक जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे सीता कल आएगी। दूसरा, तुम अब जा सकते हो। तीसरा, दिन भर पानी बरसता रहा। चौथा, तुम प्रतिदिन समय पर आते हो। वाक्यों में कल, अब, दिन भर, दिन, प्रतिदिन शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं और अतः कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के स्थान या दिशा का ज्ञान कराएं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे वह पेड़ के नीचे बैठा है। दूसरा, तुम आगे चलो। तीसरा, हमारे आसपास रहना। चौथा, इधर उधर मत भागो। इन वाक्यों में आगे, आसपास, नीचे, इधर उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। परिमाणवाचक जिन क्रिया विशेषण शब्दों के में क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का पता चले अर्थात नाप तोल बतलाते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, जैसे उतना खाओ जितना आवश्यक हो। दूसरा, कुछ तेज चलो। तीसरा, रमेश बहुत ही बोलता है। चौथा, तुम खूब खेलो आदि। उदाहरणों में उतना, जितना, बहुत, कुछ, खूब आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव हैं। फिर रीतिवाचक जिन क्रिया विशेषण शब्दों में क्रिया की रीति या फिर विधि का पता चले उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक विशेषण निम्न अर्थों में आते हैं, जैसे प्रकारात्मक धीरे धीरे, अचानक, अनायास और संयोग से, एकाएक, सहसा, सुखपूर्वक, शांति से, हंसता हुआ, मन से, घड़ाघड़, झटपट, आप ही आप, और शीघ्रता से, ध्यानपूर्वक और जल्दी, तुरंत आदि। निश्चयात्मक अवश्य, ठीक, सचमुच, अलबत्ता, वास्तव में, बेशक, निसंदेह आदि। और अनिश्चयात्मक कदाचित, शायद, संभव है, बहुत, करके, बहुधा, प्राय, अक्सर आदि। और स्वीकारात्मक में हाँ, ठीक, सच, बिल्कुल सही और बिल्कुल सही, जी हाँ आदि। और कारणात्मक हेतु इसलिए, अतएव, क्यों, इसलिए, काहे को, अतः आदि कारणात्मक या फिर हेतु क्रिया विश्लेषण है। फिर निषेधात्मक ना, न, ना, नहीं, मत, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, जी नहीं आदि। और आवृत्त्यात्मक में गटागट, फटाफट, खुल्लम खुल्ला आदि। और अवधारक में ही, तो, ही, तब, भर, मात्र, अभी, और अभी, जभी, तभी आदि। क्रिया विशेषणों की रचना है। मूल क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त प्रत्यय, समास आदि के योग से भी कुछ क्रिया विशेषण शब्दों की रचना होती है, जिन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। और ये निम्न प्रकार है, जैसे संज्ञा से, प्रेम पूर्वक, कुशलता पूर्वक, दिन भर, रात तक, और सवेरे, साएं आदि संज्ञा शब्दों के योग से बने हैं। और सर्वनाम से, यहाँ, वहाँ, अब, तब, जब, जिससे, इसलिए, और जिस पर, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जहाँ वहाँ आदि। विशेषण से, जैसे धीरे, चुपके, इतने में, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, पहले, दूसरे, प्राय, बहुधा आदि। क्रिया से, जैसे चलते हैं, चलते, उठते, बैठते, खाते पीते, सोते जागते, करते हुए, दौड़ते हुए, जाते और जाते आदि। और शब्दों की पुनरुक्ति से, हाथों हाथ, बीचों बीच, घर घर, साफ साफ, कभी कभी, क्षण क्षण, पल पल, धड़ाधड़ आदि। और विलोम शब्दों के योग से भी रात दिन, सांझ सवेरे, देश विदेश, उल्टा सीधा, छोटा बड़ा आदि। और तह प्रत्याना, सामान्यतः, वस्तुतः, साधारणतः, येन केन, प्राकृण, जैसे तैसे आदि। और बिना प्रत्यायांता के कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बिना भी किसी प्रत्यय के क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे संज्ञा, तू सिर पड़ेगा। और दूसरा, तुम खाक
करोगे। सर्वनाम ये क्या हुआ। दूसरा तूने के यह क्या किया। विशेषण में जैसे अच्छा हुआ और घोड़ा अच्छा चलता है। फिर है पूर्वकालिक क्रिया सुनकर के चला गया आदि वाक्य क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं और इसमें प्रयोग किए जाते हैं और परसर्ग छोड़कर के इसमें परसर्ग जोड़ करके कुछ क्रिया विशेषणों के साथ को के को से के की पर आदि विभक्तियां भी लगती हैं और इनके योग से भी क्रिया विशेषणों की रचना होती है। जैसे कहाँ से आ रहे हो, यहाँ से क्यों जा रहे हो, कब से तुम्हारी ये राह देख रहा हूँ, गुरुजी से नम्रता से बोलो, आगे से ऐसा मत करना और रात को देर तक मत पढ़ना आदि परसर्गों की सहायता से बने हुए वाक्य क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। पदबंध में पूरे वाक्यांश क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे सवेरे से शाम तक, धन मन धन से, और तीसरा जी जान से, और चौथा पहाड़ की तलहटी से, और पांचवा आपके आदेशानुसार आदि बंद क्रिया विशेषण है। दूसरा समुच्चय बोधक योजक परिभाषा जो अवयव दो शब्दों वाक्यांशों पदबंधों या फिर वाक्यों को मिलाते हैं वे समुच्चय बोधक या फिर योजक अवयव कहलाते हैं। जैसे वह निकम्मा है इसलिए सब उसे दुत्कारते हैं। दूसरा यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य ही उत्तीर्ण होगे। तीसरा राम यहाँ रहे या कहीं और चौथा ये मेरा घर है और ये मेरे मित्र का। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जो है समुच्चय या फिर योजक अवयव हैं क्योंकि ये वाक्यों से आपस में जोड़ रहे हैं। जैसे थे इसलिए, यदि, या, और शब्द रेखांकित पद थे। और इसी प्रकार से समुच्चय बोधक अवयव के दो भेद होते हैं। पहला तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है व्याधि करण समुच्चय बोधक। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक में वे अवयव जो कि समान घटकों, शब्दों, वाक्यों या फिर वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे समानाधिकरण अवयव के चार भेद होते हैं: संयोजक, विकल्प बोधक, तीसरा भेद बोधक। संयोजक में जो वाक्य शब्द वाक्यों वाक्यांशों या शब्दों जैसे कि में संयोग प्रकट करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। यथा राम और श्याम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। इसमें रेखांकित पद है एक तो संयोजक, दूसरा राम और दूसरे में मैं और मेरा पुत्र एवं पड़ोसी सभी साथ साथ हैं और एवं रेखांकित हैं। और तीसरा बादल उमड़े एवं वर्षा हुई, इसमें बादल और वर्षा रेखांकित है। रेखांकित शब्द यहाँ पर संयोजक अवयव हैं। और फिर है विकल्प बोधक। ये अवयव शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए अथवा विभाजन करते हुए उनमें मेल कराते हैं। जैसे कि तुम चलोगे अथवा श्याम चलेगा, इसमें अथवा रेखांकित है। दूसरा ना रमेश कोई काम करता है और ना सुरेश, यहाँ पर ना और ना दोनों रेखांकित हैं। और नहीं तुम तीसरा कि तुम्हें जन्मदिन पर घड़ी मिलेगी या फिर साइकिल, या रेखांकित है। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द विकल्प बोधक अवयव का कार्य कर रहे हैं। फिर भेद बोधक। ये योजक शब्द शब्द एक वाक्य वाक्यांश का शब्द से भिन्नता का ज्ञान कराते हैं और उन्हें भेद बोधक कहते हैं। जैसे तुरंत, यद्यपि, तथापि, चाहे, तो भी। और पहला वह नालायक है फिर भी पास हो जाता है, फिर भी रेखांकित है। और दूसरा यद्यपि तुम बुद्धिमान हो तथापि कम अंक लाते हो, यहाँ पर यद्यपि और तथापि रेखांकित है। और तीसरा तुम पढ़ने में होशियार हो परंतु रोज नहीं आते, परंतु यहाँ पर रेखांकित है। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द वाक्यों में भिन्नता का ज्ञान करा रहे हैं। और अब भेद बोधक के प्रकार। एक तो विरोध दर्शक, दूसरा परिणाम दर्शक, और तीसरा संकेत बोधक, चौथा स्वरूप बोधक, और चौथा फिर है विरोध दर्शक में जब संयोजक द्वारा पहले वाक्य से मनचाहे अर्थ का विरोध प्रकट हो तब वह विरोध दर्शक कहलाता है। इससे पहले अल्प विराम या कोमा, अर्ध विराम और किंतु, परंतु, जैसे रमेश ने बहुत ही प्रयत्न किया, कोमा, परंतु फिर भी असफल रहा। दूसरा छात्राएं आगे बढ़ती गईं किंतु छात्र पिछड़ते रहे। अतः उक्त वाक्यों में मनचाहा अर्थ नहीं मिल पाया है क्योंकि प्रयत्न करना सफलता का प्रतीक है और पर असफलता मिली और छात्रों की तरह छात्र भी आगे बढ़ते पर ऐसा अर्थ नहीं मिला और इसलिए भी यहाँ पर विरोध दर्शक अवयव ही क्रियाशील है। परिणाम दर्शक में इसके द्वारा मिला हुआ वाक्य किसी भी परिणाम की ओर संकेत करता है। जैसे चुप हो जाओ नहीं तो दंड मिलेगा, यहाँ पर नहीं तो रेखांकित है। फिर दूसरा नौकरों ने चोरी की थी इसलिए उसे निकाल दिया, इसलिए रेखांकित है। और तीसरा मेरा कहना मानो अन्यथा बाद में पछताओगे, अन्यथा शब्द रेखांकित है। उक्त वाक्यों में नहीं तो इसलिए अन्यथा शब्द परिणाम दर्शक का कार्य कर रहे हैं। फिर संकेत बोधक में जहाँ दो वाक्यों के आरंभ में संयोजक द्वारा अगले संबंध बोधक योजक का संकेत पाया जाए वहाँ पर संकेत बोधक होता है। उदाहरण में अवयव प्राय जोड़े में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे पहला यद्यपि वह बहुत ही पढ़ा लिखा
है, तथापि रिश्वती होने के कारण उसका सम्मान नहीं है। यहाँ पर यद्यपि और तथापि रेखांकित है। और दूसरा, यदि तुम गांव जाओ तो वहाँ सबसे मेरा राम राम कहना। यहाँ पर यदि और तो रेखांकित है। नेक्स्ट तीसरा, चाहे कोई कितना धनी हो तो भी चरित्र के बिना सम्मान नहीं पाता। अर्थात यद्यपि के साथ में, तथापि, यदि के साथ में, तो, चाहे के साथ तो, भी, जब, कब के साथ तब और तक से के साथ तक के भले ही साथ परंतु यदि आदि का वाक्यों में प्रयोग होता है तो उक्त संकेत बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे कि 3 वाक्यों से स्पष्ट है। स्वरूप बोधक में जिस शब्द का प्रयोग पहले आए शब्द वाक्यांश या वाक्य का भाव स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाए तो वह समुच्चय बोधक का स्वरूप बोधक नामक अवयव भेद कहलाता है। जैसे तुम्हारे हाथ फूल जैसे हैं अर्थात कोमल है, यहाँ पर अर्थात रेखांकित है। और दूसरा, वह अहिंसावादी यानी गांधी जी का पुजारी है यानी रेखांकित है। और तीसरा, राम इतना अच्छा है मानो, मानो जो है रेखांकित है, सचमुच राम है। और इसमें यानी अर्थात मानो यहाँ तक कि आदि अवयव वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब आता है इसमें नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर चल रहा है अवयवी विकारी, और इसमें आगे था व्याधिकरण समुच्चय बोधक। एक या अधिक ही आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले अवयवी व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव निम्न है। पहले तो यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ताकि, इसलिए, यानी, अर्थात आदि। और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो कारण बोधक, क्योंकि, चूंकि, इसलिए कि, ताकि, ये अवयव को कारण बोधक वाक्यों के आरंभ में आते हैं। जैसे कि राम को बुखार है इसलिए वह स्कूल नहीं जाएगा, मुझे घर जाना है चाहिए ताकि मैं आराम कर सकूं। संकेत बोधक में यदि, तो, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, परंतु आदि ये अवयव 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, यद्यपि वर्षा हुई परंतु गर्मी शांत नहीं हुई। यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। स्वरूप बोधक में अर्थात यानी मानो, और ये अवयव के पहले उपवाक्य या फिर वाक्यांश के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने वाले होते हैं। मैं अहिंसावादी यानी कि गांधी का समर्थक हूँ। तुम्हारे यहाँ फूल जैसे हैं, हाथ फूल जैसे हैं अर्थात कोमल हैं। और उद्देश्य बोधक में ताकि, जिससे, इसलिए कि, और इस संयोजक से आरंभ होने वाले खंड का अभिप्राय बाद में आकर के पहले आए खंड सूचित करता है। और ये अवयव आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर के मुख्य वाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। और उदाहरण के लिए, जैसे मैं सुबह पढ़ाई पूरी कर ली ताकि शाम को खेल सकूं, मैं भागा जिससे कि गाड़ी पकड़ सकूं। अवय संबोधन बोधक परिभाषा, जो अवयव संज्ञा या फिर सर्वनाम के बाद आते हैं एवं उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों या फिर पदों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे संबंध बोधक विशेषण निम्न है। पहला, और, अपेक्षा, तुल्य, वास्ते, विशेष, पलटे, ऐसा, जैसे, लिए, मारे, करके आदि। उदाहरण, बालक सर्दी के मारे कांप रहा है, मेरे कारण परेशानी हुई। अन्य उदाहरण, जैसे खुशी के मारे वह पागल हो गया। दूसरा, बालक चांद की ओर देख रहा था। तीसरा, मेरे घर के सामने मंदिर है। और चौथा, छत के ऊपर मोर नाच रहा है। पांचवा, मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई। अर्थात उक्त का उदाहरणों से स्पष्ट है कि रेखांकित शब्द और रेखांकित शब्द इस संयोजक से आरंभ होने वाले खंड का अभिप्राय बाद और सामने, मारे, ऊपर, कारण आदि संबोधक अवयव का कार्य कर रहे हैं। और इनके अतिरिक्त निम्नलिखित संबोधक बोधक शब्द और उनके प्रयोग द्रष्टव्य हैं। शब्द और प्रयोग हैं, जैसे नाई, पढ़े लिखे की नाई यानी तरह, और रहे यानी 2 घड़ी दिन रहे तुम चल देना। नीचे, पेड़ के नीचे खाट पर सो जाना। और तले, गरीब आकाश तले रात गुजारते हैं। पास, गांव के पास स्टेशन है। निकट, शहर के निकट के लोग प्राय असंपन्न होते हैं। समीप, तालाब के समीप मत जाना। तक, दो, हम तो दिन तक खाक छानते रहे। प्रतिकूल, प्रकृति प्रतिकूल चले तो विनाश हो जाए। विषय, मुझे महेश के विषय में कुछ नहीं कहना। परे, शक्ति से परे व्यक्ति को कुछ नहीं करना चाहिए। मध्य, आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य मन मुटाव चल रहा है। समेत, भाइयों के समेत में भी वही था। यदि संबोधक वाक्यों के भंडार को हम भाषा की सुविधा हेतु देखें। फिर प्रयोग, जैसे शब्द है निर्मित, हम सब तो निमित्त मात्र हैं। आगे, मेरे घर के आगे बस स्टैंड है। पीछे, हमारे घर के पीछे नाला बहता है। पहले, वर्षा से पहले छत ठीक कर लो। द्वारा, मेरे द्वारा कुछ गलत ना हो जाए। और समान, ज्ञान के समान और कोई पवित्र वस्तु नहीं है। तुल्य, वह मानव नहीं देव तुल्य है। सदृश, वह खुशी के मारे कमल के सदृश खिल उठा। विरुद्ध, मेरे विरुद्ध ये वह आवाज नहीं उठा सकता। और बाहर यानी घर के बाहर बहुत ही बड़ा चौक है।
इसी प्रकार से 14 भेदों या प्रकार में इस प्रकार से स्पष्ट करेंगे, जैसे कालवाचक में आगे पूर्व पहले बाद पीछे पश्चात उपरांत आदि। स्थानवाचक में ऊपर नीचे तले मध्य बाहर की भीतर अंदर सामने पास निकट यहाँ वहाँ नज़दीक आदि। और तीसरा दिशा सूचक में सामने और पार तरफ आर पार प्रति आसपास आदि। चौथा साधनवाचक में विरुद्ध जरिए निमित्त निमित्र हाथ मार्फत सहारे आदि। विरोध सूचक में प्रतिकूल उल्टे विपरीत खिलाफ आदि। हेतुवाचक में कारण हेतु लिए निमित्त वासु खातिर आदि। और व्यक्ति रेखवाचक में अतिरिक्त अलावा सहित सिवाय आदि। और सह सूचक में साथ संग समेत पूर्वक अधीन स्वाधीन वश आदि। पार्थक्य सूचक में दूर पृथक परे हटकर आदि। और तुलनावाचक में की अपेक्षा विनय शयत आदि। और संग्रहवाचक में मात्र भर पर्याप्त तक आदि। और सदृश्यवाचक में सदृश बराबर ऐसा जैसा अनुसार समान तुल्य नाई अनुरूप तरह आदि। और विनिमयवाचक में एवज पलटे के बदले की जगह आदि। और चौथा विषयक वाचक भरोसे और लेखन लेखे नाम विषय बाबत आदि। फिर है विस्मयादि बोधक में परिभाषा, जिन शब्दों से बोलने वाले या फिर लिखने वाले के विस्मय हर्ष शोक लज्जा ग्लानि आदि मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक द्योतक अवयव कहते हैं। और इनके 7 भेद होते हैं। एक तो हर्ष बोधक, वह यहाँ पर संबोधक चिन्ह है। धन्य और धन्य यहाँ पर संबोधक चिन्ह। और फिर शाबाश। फिर है शोक बोधक में जैसे हाय हाय, आह आहा, त्राही त्राही। और आश्चर्य बोधक में आहो। और यहाँ पर भी संबोधक चिन्ह लगता है खड़ी पाई और नीचे बिंदी लग के। फिर ओह ओहो, हैं क्या। फिर है चौथा अनुमोदन बोधक में अच्छा, हाँ हाँ, वाह, शाबाश। यहाँ पे सब में चिन्ह लगाएंगे खड़ी पाई और बिंदी लगा के नीचे इसके। और तिरस्कार बोधक में जय छी संबोधक, यहाँ पर भी वही चिन्ह। फिर हट, अरे, धिक, खड़ी पाई और नीचे बिंदी। फिर है स्वीकार बोधक में अच्छा, खड़ी पाई और बिंदी, ठीक है, बहुत अच्छा, हाँ, जी हाँ। और संबोधक को बोधक में अरे, रे, अजी, अहो आदि। विशेष है, कभी कभी तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्द भी विस्मयादि बोधक का काम करते हैं। जैसे संज्ञा राम राम, संबोधक चिन्ह शिव शिव, फिर संबोधक चिन्ह जय गंगे, फिर संबोधक चिन्ह फिर श्री कृष्ण आदि। और फिर दूसरा सर्वनाम यही चिन्ह, फिर कौन, फिर चिन्ह, फिर क्या, फिर चिन्ह, फिर तूने आदि। फिर तीसरा विशेषण सुंदर चिन्ह लगाएंगे, फिर अच्छा चिन्ह, उसके बाद खूब चिन्ह लगाएंगे खड़ी पाई और नीचे बिंदी लगा के, बहुत अच्छे, फिर जंगली, फिर आदि। क्रिया चला जाऊं, चुप, और आ गए आदि। और फिर पांचवा वाक्यांश शांतम पापम। इसके बाद आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। चलिए आप मान तो गए, वाक्य किस कोटि का है, उत्तर है इसका विस्मयादि बोधक का। नेक्स्ट है परीक्षा से पहले खूब पढ़ो वाक्य है, उत्तर है इसका क्रिया विशेषण। और नेक्स्ट प्रश्न संबंध बोधक वाक्य है, उत्तर है इसका सीता का घर स्कूल के सामने है। और नेक्स्ट है क्रिया विशेषण वाक्य है, उत्तर छत के ऊपर मत खेलो, सॉरी। और दूसरा धारा के प्रतिकूल मत तैरो, हेलो क्या हाल है। और चौथा तुम पहले उठो, तो यह इसमें क्रिया विशेषण है, तुम पहले उठो। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक वाक्य है, उत्तर है इसका राम और लक्ष्मण भाई थे। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक वाक्य नहीं है, उत्तर है इसका परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। नेक्स्ट है छी, हट, अरे, धिक आदि अवयव हैं, उत्तर है इसका तिरस्कार बोधक। नेक्स्ट है स्वीकृति बोधक विस्मयादि अवयव शब्द है, उत्तर है इसमें अच्छा, ठीक, हाँ। और सही क्रम है, यहाँ पर सही क्रम बताया, जैसे कालवाचक अतिरिक्त, दूसरा स्थानवाचक मात्र, तीसरा दिशावाचक सामने, और चौथा हेतुवाचक भरोसे। तो इसमें सही क्रम होगा दिशावाचक सामने। नेक्स्ट है सही वाक्य क्रम है, जैसे यह काम पहले करो क्रिया विशेषण, दूसरा यह कार्य स्नान से पहले करो क्रिया विशेषण, तीसरा यह राम और श्याम साथ साथ पढ़ते हैं संबंध बोधक, और चौथा तुम भरोसे लायक नहीं हो विस्मयादि बोधक। तो इसमें पहला है सही क्रम वाक्य क्रम कि यह काम पहले करो क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है तले विषय परे तक अवयव किससे संबंधित हैं, उत्तर है इसका संबंध बोधक से। नेक्स्ट है संबंध बोधक के प्रकार नाम है, उत्तर है इसका एक तो दिशावाचक और व्यक्तिरेक वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये कथन है, उत्तर है इसका सत्य। नेक्स्ट जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगने बने हैं वे क्रिया विशेषण है।
कहलाते हैं। उत्तर है इसका यौगिक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है चिड़िया उड़ नहीं सकती है क्योंकि वह घायल है। वाक्य है उत्तर है इसका समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है जो अवयव शब्द दो पदबंधों या फिर उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा गया है। उत्तर समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक वाक्य है उत्तर है इसका कमला ने बहुत ही प्रयत्न किया परंतु उसका पुत्र नहीं सुधरा। नेक्स्ट प्रश्न यदि वह पढ़ा लिखा है परंतु दूरदर्शी नहीं है। वाक्य है उत्तर है इसका समुच्चय बोधक। नेक्स्ट प्रश्न धत तेरे की बना बनाया काम बिगाड़ दिया। वाक्य है उत्तर है इसका विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट प्रश्न सही विकल्प है जो जैसे या अथवा अन्यथा और विकल्प बोधक समुच्चय। दूसरा हाँ ए अरे संबोधक और तीसरा ओ परे तक विस्मयादि बोधक और चौथा धीरे अचानक खूब समुच्चय बोधक। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा या अथवा अन्यथा विकल्प बोधक समुच्चय। नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण है जैसे भीतर बाहर दूर जब कल अभी कुछ जरा कम और नहीं मत ना। तो इसमें जो कालवाचक क्रिया होगी वो होगी जब कल और अभी। जैसे योगी क्रिया विशेषण है जैसे पहला रात तक यहाँ वहाँ चलते चलते। दूसरा इसलिए इसी किस लिए ठीक। तीसरा अवश्य सचमुच और अलबत्ता और चौथा थोड़ा अल्पतनिक। तो इसमें पहला है रात तक यहाँ वहाँ और चलते चलते। फिर कहाँ से आ रहे हो वह यहाँ से क्यों जा रहे हो। दोनों वाक्य हैं। उत्तर है इसका क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है हाथों हाथ माल बिक गया। वाक्य में क्रिया विशेषण है। उत्तर है इसका हाथों हाथ। और नेक्स्ट है इसमें जो टॉपिक है भाषा शिक्षण की विधियां। आगे है इसमें भाषा शिक्षण की विधियां। भाषा मानव जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके कि बिना हम संसार में किसी भी व्यवहारों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भाषा ऐसी अमूल्य निधि है जिसके कि वरदान से मनुष्य सभ्यता और संस्कृति की सीढ़ियों पर भी चढ़ता हुआ आज अनेक प्रकार की उन्नति करने में असमर्थ हुआ है। ज्ञानार्जन का आधार होने के कारण भी भाषा शिक्षा की समस्त क्रियाकलापों का आधार है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों भावों इच्छाओं और आकांक्षाओं को दूसरों तक प्रकट करते हैं और दूसरों द्वारा व्यक्त भावों विचारों और इच्छाओं को ग्रहण करते हैं। प्रभावी सामाजिक क्रियाकलाप भी भाषा के माध्यम से संभव है। भाषा विचारों का मूल स्रोत है और विचारों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है और भाषा के बिना विचारों की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति संभव नहीं है। भाषा चिंतन का माध्यम है और भाषा हमें परंपरा से प्राप्त होती है। परंतु मनुष्य के समस्त सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार भाषा ही है। भाषा में निहित अनमोल साहित्य हमारे वर्तमान को अतीत के साथ जोड़ते हैं, सहायक सिद्ध होता है और भाषा से ही हमारा बौद्धिक भावात्मक एवं सामाजिक विकास संभव है। वस्तुतः भाषा मनुष्य को मनुष्य बनाती है। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना और इसका सामान्य अर्थ हुआ जो बोली जाती है। व्यापक अर्थ में विचार विनिमय के माध्यम से भाषा कहते हैं और वस्तुतः भाषा मनुष्य की ध्वनि अवयवों से ही निश्चित ध्वनि समूह है। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका कि विश्लेषण और अध्ययन किया जा सके। भाषा विज्ञान में भाषा की यह परिभाषा मान्य नहीं है। भाषा विज्ञान से भाषा की जो परिभाषा मान्य है उसमें निम्न तत्वों का भी समावेश आवश्यक है। जैसे पहला वाचिक या फिर उच्चारित, दूसरा ऐच्छिक, तीसरा मनुष्यों के विचार विनिमय का माध्यम, चौथा संप्रेषणीयता। अतः कहा जा सकता है कि भाषा यादृक्ष वाचिक समूह की ऐसी संगठना है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। भाषा का मूलाधार ध्वनि है। अतः भाषा विज्ञान में उच्चारण या फिर ध्वनि को प्रधानता देते हुए वाचिक अभिव्यक्ति को भाषा माना गया है। भाषा मनुष्य के मन में व्याप्त या फिर उत्पन्न विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। जबकि व्यक्ति जब कुछ देखता है, सुनता है या विचार करता है तो उसके मन में उस वस्तु आदि का भी एक दृश्य उपस्थित हो जाता है जिसे बिंब कहते हैं। भाषा में ये बिंब निम्न प्रकार के होते हैं। पहला तो दृष्टि बिंब, दूसरा श्रुति बिंब, तीसरा विचार बिंब और चौथा भाव बिंब। इन बिंबों के माध्यम से वह अपनी अभिव्यक्ति क्षमता को साकार करता है। मनुष्य अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जो वाचिक प्रयत्न करता है उसके व्यवस्थित रूप को भाषा कहा जाता है। विशेषताएं। भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला तो भाषा में एक व्यवस्था होती है, एक संगठन होता है इसके अपने कुछ नियम होते हैं और इसके अंतर्गत ध्वनि, शब्द और वाक्य रचना संबंधी उपवाक्य हैं। भाषा का क्रमिक विकास हुआ है। भाषा का निर्माण कोई एक व्यक्ति नहीं करता, वह स्वतः समाज में अपना रूप ग्रहण करती जाती है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है और कोई भी बच्चा जन्म से भाषा सीखकर नहीं पैदा होता है। वह बालक जिस देश में, जिस परिवार में पैदा होता है और जिस भाषा को सुनता है वही भाषा धीरे धीरे सीखने और समझने लगता है। और जिस तरह से वातावरण में किसी बालक को रखा जाता है वह उसी प्रकार की भाषा
बोलने लगता है। भाषा एक अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। वास्तव में बालक बहुत से शब्द अनुकरण से ही सीख जाता है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता और उसके अभिव्यक्ति के रूप और पराक्रम बदलते रहते हैं। भाषा समाज सापेक्ष प्रक्रिया है। प्रारंभ से लेकर के अंत तक भाषा समाज पर निर्भर है। भाषा की सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक परंपराओं व मान्यताओं का आधार है। और फिर है भाषा मनुष्य के संवेगों, भावों और विचारों के अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। और भाषा यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके के द्वारा उस भाषाई समुदाय के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान एवं संयोग करते हैं। प्रत्येक भाषा का मानक रूप अवश्य ही होता है